दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास का अध्याय 6 है, जीव प्रक्रम। आज उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो अपना टॉपिक आता है जीव प्रक्रम, यानी सर्वप्रथम जो पाठ का नाम ही है कि जीव प्रक्रम। तो जीव प्रक्रम किसे कहते हैं दोस्तों, आज उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी जीव प्रक्रम क्या होता है, जीव प्रक्रम में जीवों का कौन कौन सा प्रक्रम या कौन कौन से प्रक्रम से सभी जीवों को गुजरना रहता है। तो जीव प्रक्रम क्या है, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का क्या करते हैं दोस्तों, कार्य करते हैं। यानी जो जीवित रहने के लिए सभी अपने मार्गदर्शन या अनुसरण का क्या करता है, कार्य करते हैं, जो क्या कहलाता है, जीव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव प्रक्रम। वापस एक बार सुन लो कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी अपने जीवन की जो रेखा है उस पर वो चलते हैं, वो क्या कहलाता है, आपके जीव प्रक्रम कहलाता है। अर्थात सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, यानी जो सभी जीवधारी है, जो सभी प्राणी है, जो सभी जीव जंतु, मनुष्य जो भी है, पेड़ पौधे, अर्थात सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों, जीव प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामूहिक रूप से जो भी क्रियाएं होती है उन सब क्रियाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, जीव प्रक्रम कहा जाता है। अर्थात जो सभी जीवधारी होंगे वो जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रम को करेंगे। यानी जो जीव जंतु है, जो शुद्ध शाकाहारी जीव जंतु है, वो वनस्पति पादप वनस्पति पर क्या है दोस्तों, निर्भर है। वो जल पर निर्भर है। इस प्रकार हम भी पेड़ पौधों पर निर्भर है, अन्य जीव जंतुओं पर क्या है दोस्तों, निर्भर है। यानी एक जीवन का क्या चल रहा है दोस्तों, प्रक्रम, अर्थात एक चक्र चल रहा है। तो अर्थात सभी जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली जो समस्त क्रियाएं है, यानी एक दूसरे के प्रति जो भी क्या है क्रियाएं है, उन क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, जीव प्रक्रम कहा जाता है। फिर जीव प्रक्रम के लिए आवश्यक क्या है, या जीव जीवन के लिए अनुरक्षण, यानी किन किन अनुरक्षण या हमें क्या क्या जीवित रहने के लिए क्या क्या करना होता है। तो जीवन के अनुरक्षण, तो जीवन के अनुरक्षण कौन कौन से है दोस्तों, पोषण, अर्थात सभी जीव जंतुओं को अपना भोजन ग्रहण करना रहता है। अर्थात हमें पोषण की क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। फिर उसके बाद आ गया शोषण, अर्थात सभी जीवों को, जो सभी संजीव है, उन सबको किन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। जो जीव जंतु है उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो आपके भी हो गया, यदि आप पोषण को जो ग्रहण करोगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर ऑक्सीजन की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा। फिर आ गया शरीर के अंदर पादपों का संवेदन, यानी जैसे हमारे शरीर में जो भी शरीर में पादप या जो पदार्थ गए हैं उनका संवेदन, तो वो जो शरीर होगा वो पादपों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और उन्हें रक्त शर्करा के रूप में शरीर के विभिन्न भागों तक, जो हमारे हाथ पैर की जो पेशियां है, जो रक्त है, रक्त अंतरिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का क्या होगा दोस्तों, संवेदन होगा। यानी रक्त निरंतर गतिशील या रक्त निरंतर मांसपेशियों में चलता रहेगा, तथा अपशिष्ट उत्पादकों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम के लिए क्या है दोस्तों, आवश्यक है। यानी जिन पदार्थों को हमने ग्रहण कर लिया, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अर्थात उनका उत्सर्जन क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उत्सर्जन, अर्थात उनको त्याग करना पड़ेगा। जैसे आप जो भोजन खाते हो, जो आप जल को ग्रहण करते हो, उसके रूप में वापस आप मल तथा मूत्र का क्या करते हो दोस्तों, त्याग करते हो। जो आपके पेड़ पौधे हैं वो भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वापस क्या त्यागते हैं दोस्तों, जो आपके CO2 है, NO2, अर्थात ऑक्सीजन का क्या करते हैं, परित्याग करते हैं, या ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद आ गया आपके स्वयंपोषी, यानी स्वयंपोषी किसे कहते हैं, स्वयंपोषी किस प्रकार की होती है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारियों को, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित, यानी जो पर्यावरण है उसमें उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे, जो सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात जो जल है आदि से अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। यानी स्वयंपोषी किसे कहेंगे, अर्थात जो पर्यावरण में उपस्थित है वह विधि या पोषण की वह विधि जिसमें जो सभी जीवधारी है, जो
जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों, अब सरल शर्करा कार्बनिक पदार्थों में कौन सा आ जाएंगे, आपके आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल आदि से अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, यानी अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी और पर वो निर्भर नहीं है। तो वो विधि आपके स्वयं पोषण विधि कहलाती है, यानी अपना भोजन पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, स्वयं पोषण विधि कहलाती है। तथा ऐसे जीवधारी, जो ऐसे जीवधारी होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वयं पोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे, यानी जो भी हरे पेड़ पौधे हैं, तो सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु स्वयं पोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, अर्थात वो स्वयं पोषी या स्वयं पोषण विधि के अंतर्गत आते हैं। तथा ऐसे जीवधारियों को स्वयं, जो जीवधारी होते हैं स्वयं पोषी कहलाते हैं। तथा सभी हरे पौधे, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु स्वयं पोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन होता है जो वो क्या करते हैं दोस्तों, स्वयं बना लेते हैं। फिर आगे आपका उदाहरण आ गया कि जैसे किस प्रकार से, तो स्वयं पोषी जीव की, जो स्वयं पोषी होते हैं, तो स्वयं पोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होती है, पूरी होती है। यानी जो स्वयं पोषी जीवों की जो आवश्यकता होती है वो आपके कार्बन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो ऊर्जा, कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो किसके द्वारा पूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तब उनको कार्बन डाइऑक्साइड और पर्याप्त रूप में पेड़ पौधों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और जो जल मिल रहा है वो आपके किससे मिल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या किया जाता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त करते हैं, तो उनको क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात ऊर्जा प्रदान करने में क्या होता है दोस्तों, प्रयुक्त होता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी तो जब वो किसको परिवर्तित कर देगी, कार्बोहाइड्रेट में उसे परिवर्तित कर देगा, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। फिर आपके आ गया प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको किस प्रकार से समझेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया और उसका सूत्र, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसको आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यकता होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके क्या होता है दोस्तों, H2O। क्या होता है दोस्तों, H2O, अर्थात क्या होता है, जल होता है। क्या होता है दोस्तों, जल होता है। और जब इसकी क्रिया होती है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और आपके जो जल होता है H2O उसके कितने अणु होते हैं दोस्तों, 12 अणु होते हैं। फिर ये आपके जो निर्माण करता है वो किसकी उपस्थिति में करता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है, और सूर्य के प्रकाश में करता है। और इसके लिए क्या आवश्यकता होती है दोस्तों, क्लोरोफिल की। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, क्लोरोफिल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जिससे किसका निर्माण करता है दोस्तों, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ग्लूकोज के निर्माण में जो ग्लूकोज का सूत्र होगा वो C6H12 और कितने हो जाएंगे, O6। इसका निर्माण करेगा, ये आपके निर्माण करेगा दोस्तों ग्लूकोज का। किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज के बाद में आगे जाकर क्या बनाएगा दोस्तों, जल बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, जल बनाएगा। जल के बाद आगे ये क्या बनाएगा, आपके ऑक्सीजन बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन बनाएगा। इस प्रकार से जो आपके नीचे दी गई है जो प्रकाश
संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको जल, जब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसके निर्माण के बाद ही जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, संपन्न हो जाएगी। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो कार्बोहाइड्रेट में क्या कर दिया जाएगा, उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अर्थात पेड़ पौधों को क्या मिलेगी, पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और हमारे लिए ऑक्सीजन का क्या करेंगे, परित्याग करेंगे या ऑक्सीजन का क्या करेंगे दोस्तों, उत्सर्जन करेंगे। हम आगे बढ़ चुके थे कि जीव प्रक्रम क्या है, फिर आपके जीव प्रक्रम के जो जीवन के जो अनुरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है उसके बारे में पढ़ चुके थे और स्वयं पोषी अर्थात जो स्वयं पोषण विधि होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, विषम पोषी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आगे आप सर्वप्रथम आगे आपके कि विषम पोषी क्या है। क्या है दोस्तों, विषम पोषी क्या है, विषम पोषी किस प्रकार की होती है। तो विषम पोषी किसे कहते हैं, तो प्राणियों अर्थात मनुष्य सहित, यानी प्राणी में मनुष्य भी आता है, यदि हम भी उस प्राणी में आते हैं तो प्राणी मनुष्य सहित जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी हम अपना भोजन क्या नहीं कर सकते हैं, स्वयं नहीं बना सकते हैं। अर्थात हम दूसरों पर क्या है दोस्तों, निर्भर है। किस प्रकार से निर्भर है, जैसे हम पेड़ पौधों पर निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है, पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिलती है। हम वनस्पति पर निर्भर है, हम फल सब्जियों पर निर्भर है, हम अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर है, जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, भोजन प्राप्त होता है। हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अनेक जीव जंतुओं पर निर्भर, जीव जंतुओं से हमें दूध, दही, घी और जो उनकी मांस आदि वस्तुएं या आदि सामग्री जो भोज्य पदार्थ है वो हमें क्या होते हैं दोस्तों, प्राप्त होते हैं। तो प्राणी यानी मनुष्य से जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरों पर भोजन के लिए परोक्ष और अपरोक्ष यानी परोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से और या वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है दोस्तों, निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं, या तो वो परोक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से और अपरोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जो आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, विषम पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विषम पोषी कहलाते हैं। तथा इनकी पोषण विधि को क्या कहा जाता है, विषम पोषी या विषम, जो इसकी पोषण की विधि होगी उसे हम कहेंगे विषम पोषी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जो ये विधि होती है उसे विषम पोषी पोषण अर्थात अपना भोजन क्या करते हैं, अन्य वस्तुओं पर या अन्य चीजों पर हम क्या रहते हैं, भोजन के लिए क्या रहते हैं दोस्तों, निर्भर रहते हैं। जैसे हमें जो जंगलों से हमें क्या प्राप्त होता है, पेड़ पौधों की लकड़ियां हो गई वो प्राप्त हो रही है। हमें जो वन है, वन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। जो जीव जंतु हो गए उनसे हमें दूध, दही, घी, मक्खन आदि क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। जो आपके खेत खलिहान है उनसे आपको गेहूं, मक्का, बाजरा आदि क्या हो रहा है दोस्तों, प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या है दोस्तों, दूसरों पर निर्भर हो। अर्थात जो मनुष्य सहित जो सभी प्राणी है वो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे आपके आता है पाचन तंत्र, यानी मनुष्य में जो पाचन तंत्र होता है, हम विषम पोषी है, फिर हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार का होता है, हम भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, भोजन हमारे शरीर में किन किन भागों से होकर गुजरता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र, तो मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियों द्वारा होता है। यानी जो मनुष्य के पाचन तंत्र का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियों के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपके कौन सी होती है दोस्तों, आहार नाल। कौन सी होती है दोस्तों, आहार नाल, जिससे भोजन विभिन्न भागों के द्वारा यानी मुख से स्टार्ट होते हुए ये गुद्दे तक रहती है, यानी मल द्वार तक ये जो आहार नाल की ग्रंथि है वो बनी हुई रहती है। और जो मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपके कौन सी हो गई दोस्तों, आहार नाल हो गई। तो मानव में पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियों द्वारा होता है। ये इस प्रकार से होता है। तथा जटिल
पोषक पदार्थों को, यानी जो जटिल पोषक क्या होते हैं, पदार्थों को जल अपघटन द्वारा, यानी जल के जो अपघटन, यानी जो हम जल को ग्रहण करते हैं तो जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, पाचन कहेंगे। यानी जिस भोजन को हमने ग्रहण कर लिया वो भोजन क्या करेगा दोस्तों, तो जटिल पोषक पदार्थ हो गए, जो भी हम जटिल पोषक पदार्थों का सेवन करेंगे या उनको हम खाएंगे पोषण के रूप में, तो वो क्या करेगा कि वो जल के अपघटन द्वारा, यानी शरीर को जो जल मिलेगा, पर्याप्त रूप से हमें जल की आवश्यकता होती है, तो जल के अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, पाचन। यानी जिस भोजन को हम खाते हैं मुख के द्वारा चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ों में, वो शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए कहां पहुंचता है, अन्य भागों से, या आहार नाल की जो ग्रंथि है वहां से पहुंचते हुए क्षुद्रांत, वृत्रांत, आमाशय, अग्नाशय विभिन्न भागों से होते हुए कहां पहुंचता है, आपके लास्ट गुदा द्वार तक ये पहुंच जाता है और उसके बाद उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो ये आपके पाचन की क्रिया हो गई। फिर आ गया पाचन तंत्र के, जो पाचन तंत्रों के जो नाम है वो कौन कौन से, आहार नाल ग्रंथि में कौन कौन से पाचन तंत्र होते हैं। तो सर्वप्रथम हो गया मुख, यानी जो हमारा मुंह है ये क्या है, पाचन तंत्र, इसका कार्य है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाना। फिर आगे जीवा, यानी जो हमारी जीभ होती है ये भोजन के स्वाद को क्या करती है, महसूस करती है। इसमें लाल जो ग्रंथि होती है वो भोजन को क्या बना देती है, लसलसा बना देती है। फिर आपके आगे ग्रसिकी, यानी जो आपके कंठ है, ग्रासनी जहां से भोजन ये गुजरता है। फिर आगे आपके आमाशय, जहां भोजन जाके इकट्ठा होता है। अग्नाशय में भोजन को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अग्नाशय इतना गर्म होता है कि भोजन को क्या कर लेता है, पूरी तरह से गलाकर उसे क्या कर देता है, एक रबड़ी के रूप में बदल देता है। यकृत, ये क्या करता है, ये यकृत भोजन के विभिन्न रसों को द्वारा भोजन को क्या करता है, संशोधित करता है। फिर क्षुद्रांत आ गया। फिर आपके वृत्रांत आ गया, जो वृत्रांत का नाम है कोलोन नाम है, क्या है दोस्तों उसका नाम, कोलोन। फिर आपके डायफ्राम आ गया। पितरस या पित्ताशय, जिसमें क्या होता है दोस्तों, पितरस होता है, अर्थात पितरस का क्या होता है, स्त्रावण होता है। फिर आपके आ गया गुदा द्वार, जिससे जो आपके अवशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है दोस्तों, त्याग किया जाता है। फिर आपके आगे आ गया कि मनुष्यों में खाए जाने वाले भोजन, यानी मनुष्य में जो खाए जाने वाले भोजन है, मनुष्य जिन भोजनों को खाता है, तो मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन आहार नाल के अंदर कई चरणों के रूप में होता है। किसके अंदर होता है दोस्तों, आहार नाल के अंदर। तो ये जो भी पाचन तंत्र के जो नाम है वो किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, जैसे मुख, जीवा, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, क्षुद्रांत, वृत्रांत यानी कोलोन, डायफ्राम, पित्ताशय, पितरस और गुदा, ये किससे जुड़े हुए दोस्तों, आहार नाल से जुड़े हुए। तो मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन होता है, यानी भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है। तो विखंडन आहार नाल के अंदर कई चरणों में होता है, यानी भोजन का जो विखंडन है, यानी भोजन अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, अनेक अनेक जगहों को अवशोषित हो जाता है। तो वो आहार नाल के अंदर कई चरणों में क्या होता है, या कई चरणों में पूर्ण होता है। तथा पाचित भोजन, यानी जो बचा हुआ भोजन है वो आपके कहां हो जाएगा जो बचा हुआ भोजन अर्थात पाचित भोजन है वो क्षुद्रांत में, कहां दोस्तों, क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। जो आपकी क्षुद्रांत है, तो जो पचित भोजन होगा, यानी जिस भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्षुद्रांत में अवशोषित कर लिया जाएगा। यानी अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित करने के बाद क्या करेगा, तो शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं होगी, यानी हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, तो हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बना हुआ है, तो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में उसको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। किसके माध्यम से भेज दिया जाएगा, रक्त के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से उस भोजन को क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा, अर्थात हमें एनर्जी प्राप्त होती है। फिर आगे आपके श्वसन, क्या आ गया दोस्तों, श्वसन, यानी जो हम श्वास लेते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, जो श्वसन, यानी श्वसन क्रिया के बिना कोई भी क्या नहीं रह सकता दोस्तों, जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितना प्रकार का होता है, यह आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्वप्रथम हमें ये जान लेना चाहिए कि जिस श्वास को हम लेते हैं, जिसके बिना हम एक मिनट भी हम जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते, वो श्वसन क्या है, क्या इस श्वसन की परिभाषा हो सकती है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन किसे कहते हैं, तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन क्या कहलाता है दोस्तों, श्वसन कहलाता है। यानी कार्बनिक
भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना क्या कहलाता है दोस्तों? शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। शोषण कितने प्रकार के होते हैं? शोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला शोषण आपके वायवीय शोषण और दूसरा कौन सा है दोस्तों? अवायवीय शोषण। यानी शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय और एक अवायवीय शोषण। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे 1 नंबर वायवीय शोषण क्या होता है? वायवीय शोषण किस प्रकार का होता है? तो वह शोषण प्रक्रम यानी वह शोषण प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वायवीय शोषण। क्या कहेंगे दोस्तों? वायवीय शोषण। अर्थात जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वायवीय शोषण कहेंगे। वह शोषण प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वायवीय शोषण कहा जाता है। दूसरा आपके आ गया अवायवीय शोषण। किसे कहते हैं या अवायवीय शोषण क्या होता है? तो वह शोषण प्रक्रम क्या दोस्तों? वह शोषण प्रक्रम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है दोस्तों? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो कौन सा शोषण कहलाता है दोस्तों? अवायवीय शोषण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अवायवीय शोषण। अर्थात हम वह शोषण क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अर्थात उसमें वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है या उसकी अनुपस्थिति में भी वो प्रक्रम हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अवायवीय शोषण कहेंगे। आगे इसमें से आपके और क्वेश्चन बन सकता है कि शोषण क्या है तथा शोषण कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या कीजिए? अंतर कीजिए। तो आपको अंतर किसमें करना रहेगा दोस्तों? तो आपको अंतर करना रहेगा शोषण की परिभाषा लिख दोगे सर्वप्रथम आप के शोषण किसे कहते हैं? तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन होता है वो आपके शोषण कहलाता है। फिर आप लिखोगे शोषण दो प्रकार के होते हैं। फिर वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ लिखोगे वायवीय शोषण, दूसरी तरफ लिखोगे आप अवायवीय शोषण। फिर आप उनको क्रमवार पॉइंट लिखोगे। तो वायवीय शोषण में पहला पॉइंट लिखोगे कि वह शोषण प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है वायवीय शोषण होता है। फिर आप लिखोगे अवायवीय में लिखोगे तो वह शोषण प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है वो क्या होता है? अवायवीय शोषण होता है। ऐसे कैसे करते हैं? आपको 5 से क्या लिखने होंगे दोस्तों? पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसमें आप जो वायवीय शोषण इसमें लिखोगे कि इसमें ऑक्सीजन के बिना जो किसी भी कार्य को करने के लिए या सभी प्राणियों को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। फिर आप अवायवीय शोषण में लिखोगे ये कार्य जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से जो आपके वायवीय और अवायवीय शोषण क्या हो गए दोस्तों? समाप्त हो गए। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि शोषण क्या है, शोषण कितने प्रकार के होते हैं। वायवीय और अवायवीय दो शोषण होते हैं, वायवीय और अवायवीय शोषण, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी श्वसन तंत्र किस प्रकार का होता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यानी श्वसन तंत्र अब जो पढ़ेंगे हम वो किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र क्या है? तो मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। यानी मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन या जो गैसों के विनिमय में यानी क्या करते हैं? गैसों को आदान प्रदान करते हैं। यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस क्या करते हैं? नहीं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? परित्याग कर रहे हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो क्या करते हैं? जो गैसों के विनिमय में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। यानी गैस को लेते हैं, ग्रहण भी करते हैं और वापस छोड़ते भी है। जो अंग क्या है भाई? निम्नलिखित है। तो पहला कौन सा हो गया आपके? नासाद्वार। कौन सा हो गया? नासाद्वार। अर्थात जो आपके नाक के जो ये दो द्वार है वो आपके क्या है दोस्तों? नासाद्वार। फिर आपके नासापथ यानी ये नाक, ये क्या हो गया? नासापथ। फिर आपके ग्रसनी यानी आपका ये क्या? गला। ये गला आपके सांस में योगदान देता है। फिर आपके ये क्या है दोस्तों? कंठ। कंठ के द्वारा भी आप ऑक्सीजन को क्या करते हो? ग्रहण करते हो। फिर आगे आपके श्वास नली यानी ये आपकी जो नाक के द्वारा ये शरीर के विभिन्न ये भागों से ये कंठ के द्वारा जो नली जुड़ी हुई है वो आपके क्या है दोस्तों? श्वास नली। क्या है दोस्तों? श्वास नली। फिर आपके आ गया श्वसनी और फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े ऑक्सीजन को क्या करते हैं दोस्तों?
जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं वो अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों तक वो फैला देते हैं ऑक्सीजन को। तो फेफड़ों का भी ऑक्सीजन में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी श्वसन तंत्र के ये विभिन्न अंगों के क्या हो गए दोस्तों, नाम आ गए। यानी आपके क्वेश्चन आ जाए कि श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए या श्वसन तंत्र क्या है, तो आप इसमें पूरा लिख सकते हो कि मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में क्या देते हैं, योगदान देता है। और श्वसन तंत्र के नाम निम्नलिखित है। पहला आपके नासाद्वार आ गया, दूसरा आ गया नासापथ, फिर ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और फिर आपके आ गया श्वसनी और फेफड़े, यानी 7 नाम हो गए। फिर अगला आपके आ गया टॉपिक आता है श्वसन की विधि। यानी श्वसन की विधि किस प्रकार की होती है, श्वसन की विधि कितने चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। तो श्वसन की विधि जो कार्य विधि होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है, 2 चरणों में पूर्ण होती है। श्वसन की कार्य विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला आपके आ गया अंत श्वसन, क्या आ गया दोस्तों, अंत श्वसन। और दूसरी जो आपकी विधि है वो उच्च श्वसन, क्या है दोस्तों, उच्च श्वसन। पहला आपके अंत श्वसन और दूसरा उच्च श्वसन विधि द्वारा जो श्वसन की 2 क्रिया विधि ये होती है। फिर आगे आपके आ गया कि श्वसन प्रक्रमों में, यानी जो श्वसन का प्रक्रम होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करते हैं, तो श्वसन प्रक्रमों में ग्लूकोज जैसे, यानी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, विखंडन होता है। यानी जो ग्लूकोज है जिसे आलू कार्बोहाइड्रेट, यानी आलू हो गया, ब्रेड हो गया, चावल हो गया, ये क्या है दोस्तों, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है दोस्तों, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, विखंडन होता है। यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है या विभक्त हो जाता है, जिससे एटीपी, क्या है दोस्तों, एटीपी उपयोग, यानी जिससे एटीपी का उपयोग विभिन्न एटीपी का जो उपयोग है वो कोशिकाओं में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी जो आपके जटिल कार्बनिक पदार्थों का विखंडन हो जाएगा। अब विखंडन होने से जिससे एटीपी का आपके पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या दोस्तों नाम है आपके एटीपी। अगर आपके क्वेश्चन ये भी आ जाए कि एटीपी का पूरा नाम लिखिए तो आप क्या लिखोगे, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखोगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, क्या लिखोगे आप, एडिनोसिन। क्या लिखोगे दोस्तों, एडिनोसिन। फिर लिखोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखोगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपके एटीपी का क्या हो गया दोस्तों, पूरा नाम हो गया। तो जिससे एटीपी का उपयोग कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। फिर आपके श्वसन का अगला टॉपिक आ गया कि श्वसन क्या है या श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में भी अब हम बता देते हैं आपको कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। जो आपके श्वसन है वो एक है वायवीय श्वसन और दूसरा क्या है दोस्तों, अवायवीय श्वसन। आपके क्वेश्चन आ जाए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप श्वसन की परिभाषा लिखने के बाद लिखोगे श्वसन 2 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। फिर एक तरफ आपको लिखना है वायवीय श्वसन, दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है दोस्तों, अवायवीय श्वसन। और इसके बीच में एक जो होता है कॉपी के बीच में उसमें आपको लाइन खींचिए, एक तरफ वायवीय श्वसन आ जाएगा और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन आ जाएगा। तो पहला आपके वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन किसे कहेंगे, तो वायवीय श्वसन का पहला पॉइंट लिखेंगे, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी जो वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगी, ऑक्सीजन अर्थात O2 की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति में। तो ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है दोस्तों, ऑक्सीजन अर्थात O2 की उपस्थिति में होती है। फिर आप अवायवीय श्वसन में लिखोगे ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो अवायवीय श्वसन में लिखोगे ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। फिर वायवीय श्वसन में वापस दूसरा पॉइंट लिखोगे
तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन ऑक्सीजन में होता है, यानी इसमें ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन होती है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो क्रिया होती है तो इसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर आपके तीसरा पॉइंट आ गया वायवीय श्वसन में, तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो आपके वायवीय श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो इसमें अपेक्षाकृत यानी अपेक्षा से भी अधिक ऊर्जा क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। और अवायवीय श्वसन में इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा यानी जितनी हम अपेक्षा करते हैं उससे कम ऊर्जा हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर अगला चौथा पॉइंट आ गया वायवीय श्वसन में कि इस क्रिया के लिए इस क्रिया के अंत में यानी इस क्रिया के अंत में हमें क्या प्राप्त होगा, तो इस क्रिया के अंत में हमें जो प्राप्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या दोस्तों, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें क्या प्राप्त होता है, जल बनता है, या जल का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। वापस सुन लो दोस्तों, इसका चौथा पॉइंट है वायवीय श्वसन का कि इस क्रिया के अंत में हमें CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, या जल का क्या होता है, निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन का चौथा पॉइंट लिखोगे, इस क्रिया के अंत में हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है दोस्तों, इस क्रिया के अंत में जो अवायवीय श्वसन की क्रिया के अंत में जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल का क्या निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल बनता है। फिर आपके अवायवीय श्वसन का क्या आ गया, पांचवा पॉइंट आ गया। तो अवायवीय श्वसन के पांचवें पॉइंट में लिखोगे कि ये क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में क्या होती है, पूर्ण होती है। जो आपके वायवीय श्वसन की जो क्रिया है तो यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उन दोनों में क्या होती है, ये क्रिया पूर्ण होती है। और आपके अवायवीय श्वसन है तो यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में क्या होती है दोस्तों, पूर्ण होती है। जो आपके अवायवीय श्वसन का पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि यह क्रिया होगी जो आपके केवल जीव द्रव्य में होगी। और वायवीय श्वसन में आ जाएगा कि ये जो क्रिया होगी वो कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में क्या होगी, पूर्ण होगी। फिर आपके वायवीय श्वसन का लास्ट छठा पॉइंट आ जाता है कि ये साधारण श्वसन क्रिया है। कौन सी क्रिया है दोस्तों, ये साधारण श्वसन क्रिया है जो समस्त जीवों में होती है। यानी जो वायवीय श्वसन है ये क्या है दोस्तों, एक साधारण श्वसन क्रिया है। क्या है दोस्तों, एक साधारण श्वसन क्रिया है जो लगभग सभी जीवों में या अर्थात समस्त जीवों में क्या होती है, संपन्न होती है, या समस्त जीवों में ये क्रिया होती है। ये वायवीय श्वसन आपके है कि ये असाधारण श्वसन क्रिया है। क्या है दोस्तों, वो तो आपके वायवीय श्वसन में तो ये साधारण श्वसन क्रिया है जो सभी जीवों में या समस्त जीवों में संपन्न होती है, सभी जीवों में होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन का जो छठा पॉइंट होगा वो होगा आपके कि ये असाधारण श्वसन क्रिया है। कौन सी है दोस्तों, ये असाधारण श्वसन क्रिया है जो प्रमुख रूप से यानी जो प्रमुख रूप से किन में होती है, तो कवक, जीवाणुओं तथा जंतुओं के कुछ विशेष ऊतकों में ये क्या होती है, संपन्न होती है, या विशेष ऊतकों में ये क्रिया क्या हो पाती है, लागू हो पाती है, अर्थात ये संपन्न हो पाती है। यानी जो प्रमुख रूप से अवायवीय श्वसन वाले जीव कौन से हो गए, कवक हो गए और जीवाणु हो गए और कुछ जंतुओं के विशेष ऊतक हो गए जिनमें ये क्रिया अवायवीय क्रिया ये क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है। यानी ये क्या है, असाधारण क्रिया है जो इनमें क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है। वायवीय और अवायवीय श्वसन का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके जरूर आ सकता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप वीडियो को ध्यान से देख के अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आने की क्या है दोस्तों, संभावना है।